दोस्तों, मैं हूँ आदिल और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद आदिल। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई बातें आपको शायद अंधविश्वास लगे, लेकिन कभी जिन्हें हम वहम समझते हैं, वही अंधेरे में छिपकर हमारे मुड़ने का इंतजार कर रहे होते हैं। आज का विषय है आपकी परछाई। विज्ञान कहता है कि परछाई तब बनती है जब रोशनी किसी ठोस चीज से टकराती है, लेकिन पुराने समय में लोग कुछ और कहते थे। उनका मानना था कि परछाई सिर्फ एक अक्स नहीं, बल्कि एक खाली बर्तन है जो आपकी हर हरकत, हर डर और हर पाप को अपने अंदर समेटती रहती है। सोचिए, क्या हो अगर सालों तक आपके कदमों के नीचे दबे रहने के बाद आपकी परछाई थक जाए। क्या हो अगर किसी रात आप अपना दायां हाथ उठाए और आपकी परछाई अपना बायां हाथ उठाए। अगर आपकी परछाई आपसे अलग हो जाए तो समझ लीजिए अब आपकी जगह उसकी हो चुकी है और उसकी जगह आपकी। मेरा नाम रवि है। मैं 28 साल का हूँ। भोपाल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मैं अपने गांव भैरकपुर को लगभग भूल ही गया था। भैरवपुर मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के पास बसा एक छोटा सा गांव है, जहां मुश्किल से 60-70 घर है। यह गांव जितना छोटा है, इसके सीने में दबे रहस्य उतने ही गहरे हैं। 6 साल बाद मैं वापस लौट रहा था। वजह थी पिताजी की अचानक बिगड़ी तबीयत। शाम के करीब 7 बजे मेरी बस छत्तीसगढ़ के इलाके में बस स्टैंड पर रुकी। वहाँ से भैरवपुर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला, इसलिए मुझे पैदल ही कच्चे रास्ते से गांव की ओर जाना पड़ा। गांव के बाहर वो पुराना पीपल का पेड़ आज भी वैसा ही खड़ा था, विशाल, काला और डरावना। बचपन से एक बात सुनता आया हूँ कि सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, और अगर जाना पड़े तो अपनी परछाई को मत देखना। कहते थे कि उस पेड़ की जड़ों में वो परछाइयाँ दफन है जिन्होंने अपने मालिकों को मारकर आज़ादी पाली है। जैसे ही मैं गांव में दाखिल हुआ, एक अजीब सा एहसास हुआ। अप्रैल का महीना था, लेकिन हवा में एक बर्फीली ठंडक थी। गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन किसी इंसान पर नहीं, बल्कि खाली दीवारों और अंधेरी गलियों की तरफ देखकर रो रहे थे। मैं घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद माँ ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने मुझे देखते ही बिना कुछ कहे अंदर खींच लिया और तुरंत कुंडी लगा दी। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें बार बार मेरे पैरों की तरफ जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? पिताजी कैसे हैं? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे मुझे सीधे अंदर एक कमरे में ले गई। कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। बिस्तर पर पिताजी लेटे थे। उनकी हालत देखकर मेरे होश उड़ गए। वे बेहद कमज़ोर हो चुके थे। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। वे लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। ओ
वो उसे छोड़ गई, वो आजाद हो गई, वो उसे लेने आएगी। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा। मोमबत्ती की रोशनी में हर चीज की परछाई दीवार पर पड़ रही थी। कुर्सी की, पलंग की, माँ की और मेरी, लेकिन पिताजी की कोई परछाई नहीं थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद रोशनी का कोण ऐसा होगा। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 9 बजे मैं आंगन में लालटेन लेकर बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक मेरी नज़र जमीन पर पड़ी। लालटेन की रोशनी में मेरी परछाई साफ दिख रही थी। मैंने यूं ही अपना हाथ हिलाया, लेकिन परछाई ने कोई हरकत नहीं की। मैं रुक गया। मैंने दोबारा हाथ हिलाया। इस बार भी परछाई स्थिर रही। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन मेरी परछाई अब भी बैठी हुई थी। और फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रही है। तभी पीछे से माँ की चीख आई। उन्होंने मुझे तुरंत पीछे हटने को कहा। मैं घबरा गया और लालटेन मेरे हाथ से गिर गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि कोई ठंडी चीज मेरे टखने को छू रही है। माँ ने दौड़कर मेरे हाथ पकड़ा और मुझे अंदर खींच लिया। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और रोने लगी। उन्होंने कहा कि अगर परछाई को पता चल गया कि तुम उसे देख रहे हो तो वह तुम्हारे पीछे आ जाती है, और डर ही उसकी ताकत है। उस रात मैं सो नहीं पाया। करीब 2 बजे मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई है। मैंने धीरे से आंखें खोली। खिड़की से आती हल्की रोशनी में मुझे एक साया दिखा। वह मेरे बिस्तर के पास खड़ा था और उसकी शक्ल मेरी जैसी थी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई, मैं हूँ। मैंने फिर से पूछा, कौन? तो वह मेरे बिल्कुल पास आया और फुसफुसाया, तोमा। उसने जैसे ही मेरे कान के पास आकर तुम कहा, मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया। मेरी सांसें रुकने लगी। वह आवाज बिल्कुल मेरी ही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी बहुत गहरे अंधेरे से निकलकर आई हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने अपने बिस्तर के पास रखा मोबाइल उठाया। मैंने धीरे से उसकी फ्लैशलाइट ऑन की और सामने रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद ये सब मेरा भ्रम है। डर की वजह से दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फ्लैशलाइट की रोशनी सीधे मेरे ऊपर पड़ रही थी, लेकिन ज़मीन पर मेरी कोई परछाई नहीं थी। मैंने तुरंत अपना हाथ हिलाया, फिर पैर हिलाया, फिर मोबाइल को अलग अलग एंगल से घुमाया, लेकिन हर बार वही नतीजा। ज़मीन खाली थी। मेरी परछाई गायब हो चुकी थी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी
कि मुझे खुद अपनी धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। तभी कमरे के एक कोने से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवार को खुरच रहा हो। वह आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने धीरे धीरे अपनी फ्लैश लाइट उस दिशा में घुमाई। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। दीवार पर मेरी परछाई चिपकी हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल सामान्य नहीं थी। वो सपाट नहीं थी, बल्कि दीवार से बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला गाढ़ा धुआं दीवार के अंदर से बाहर आ रहा हो और धीरे धीरे इंसानी आकार ले रहा हो। वो परछाई अब मेरी परछाई नहीं लग रही थी, वो कुछ और बन चुकी थी। वो धीरे धीरे दीवार से अलग हुई और ज़मीन पर उतर आई। उसकी कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसकी हर हरकत के साथ एक अजीब सी सिहरन पूरे कमरे में फैल रही थी। वो सीधी मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जैसे पत्थर बन गया था। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। मैं बस खड़ा था और वो मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, बिना किसी पुतली के। उसने धीरे से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ मेरी गर्दन को छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे हजारों बर्फ की सुइयां मेरे शरीर में एक साथ चुभ गई हो। वो मुझे मार नहीं रही थी, वो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मैं तड़पने लगा। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी सोच, मेरी यादें, मेरा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसकी जगह कुछ और ले रहा है। मेरा दिमाग जैसे खाली हो रहा था। तभी अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। माँ कमरे में दौड़ते हुई आई। उनके हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में एक कटोरी जिसमें काली राख थी। उन्होंने बिना एक पल गवाए वो राख उस परछाई पर फेंकी और जोर से चिल्लाई कि इसे छोड़ दे, अभी इसका समय नहीं आया। अचानक एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वह आवाज़ इंसानी नहीं थी। वो परछाई धुएं की तरफ हवा में फैल गई और खिड़की की तरफ खींचती हुई बाहर चली गई। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था। माँ ने मुझे उठाया और कसकर पकड़ लिया। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, ये सब क्या है? वो क्या था? माँ ने कुछ पल खामोश रहकर खिड़की की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा कि इस गांव में एक बहुत पुराना श्राप है। यहाँ की परछाइयाँ जिंदा है और वो किसी इंसान के शरीर में जगह चाहती है। वो तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो पूरी तरह उस इंसान पर कब्जा न कर ले। उन्होंने बताया कि पिताजी ने भी यही गलती की थी। उन्होंने अपनी परछाई को पहचानने की कोशिश की और उसी दिन से उनकी हालत ऐसी हो गई। मैंने घबराकर पूछा, क्या इसका कोई इलाज है? माँ ने गहरी सांस ली और कहा कि एक ही रास्ता है। गांव के दूसरी तरफ एक आदमी रहता है, भोला। उसके पास एक ऐसी चीज़ है
जो इस खेल को ख़त्म कर सकती है, लेकिन वो चीज़ खुद एक खतरा है। इसे कहते हैं परछाई काटने वाली कैंची। अगली सुबह मैं बिना समय गंवाए भोला के घर की तरफ निकल पड़ा। धूप तेज थी, लेकिन मेरे अंदर का डर उससे कहीं ज़्यादा भारी था। रास्ते में गांव के लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है। जब मैं भोला के घर पहुंचा तो वहाँ का माहौल और भी डरावना था। घर के बाहर पुराने कपड़े लटक रहे थे और हर कपड़े पर तरह तरह की परछाइयाँ बन रही थी जो कपड़ों की नहीं लग रही थी। भोला घर के बाहर बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी। उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी कैंची थी। वो उस कैंची को पत्थर पर घिस रहा था। मैंने डरते हुए उसे आवाज़ दी, भोला। और अपनी समस्या बताई। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी हंसी की। उसने कहा, अब एक और शिकार आ गया है। उसने बताया कि ये कैंची सिर्फ परछाई नहीं काटती, ये किस्मत काटती है। उसने कहा कि अगर परछाई अलग हो गई तो खुश होना चाहिए, क्योंकि जब ये कैंची चलती है तो दर्द सिर्फ परछाई को नहीं बल्कि आत्मा को भी होता है। तभी घर के अंदर से उसकी बेटी मुन्नी की आवाज़ आई। वो रो रही थी और कह रही थी, पापा, परछाई बात कर रही है और उसे भूख लगी है। भोला का चेहरा तुरंत बदल गया। वो जल्दी से अंदर भागा और मैं भी उसके पीछे भाग गया। अंदर का दृश्य देखकर मैं वही जम गया। मुन्नी कोने में दुबकी हुई थी, डर से काँप रही थी, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई कुछ और ही कह रही थी। वो अलग तरीके से हिल रही थी, जैसे वो किसी और की हो। और सबसे डरावनी बात, उसकी परछाई में एक चाकू जैसा आकार था, जबकि मुन्नी का हाथ बिल्कुल खाली था। मुन्नी कोने में बैठी हुई थी और डर के मारे काँप रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे भी ज़्यादा डरावना नज़ारा दीवार पर था। उसकी परछाई उसके साथ नहीं थी, वो अपने आप हिल रही थी, जैसे किसी और के इशारे पर चल रही हो। उसकी परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। मुन्नी के हाथ खाली थे, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई के हाथ में साफ साफ एक चाकू जैसा आकार दिखाई दे रहा था। वो चाकू धीरे धीरे उसकी अपनी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था, जैसे वो खुद को ही खत्म करने वाली हो। भोला ने जोर से चिल्लाकर मुझे कहा, हे, मुन्नी को जल्दी पकड़। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके मुन्नी को पकड़ लिया। वो बुरी तरह तड़प रही थी, उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो लगातार सिर हिला रही थी, जैसे किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रही हो। भोला ने अपने हाथ में पकड़ी हुई जंग लगी हुई कैंची को कसकर पकड़ा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर एक मजबूरी भी थी। उसने आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी।
जैसे वो किसी अदृश्य ताकत को बुला रहा हो। अचानक पूरे कमरे का तापमान गिर गया। मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बर्फीली जगह पर खड़े हो। तभी एक भारी डरावनी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। वो आवाज़ किसी एक जगह से नहीं आ रही थी, बल्कि हर दीवार, हर कोने से निकल रही थी। वो आवाज़ कह रही थी, पहला कट दे दो, बिना बलिदान के ये भूख नहीं मिटेगी। भोला के हाथ कांप रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली, आंखें खोली और पूरी ताकत से केची को हवा में उठाया। उसने मुन्नी के शरीर की तरफ नहीं, बल्कि दीवार पर बनी उसकी परछाई की तरफ निशाना साधा। अगले ही पल उसने केची चला दी। जैसे ही केची का कट लगा, एक अजीब सी घटना हुई। मुन्नी के शरीर से खून नहीं निकला, लेकिन उसकी परछाई से काला गाढ़ा धुआं निकलने लगा। मुन्नी की चीख अचानक रुक गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही परछाई कटी, वो दीवार से अलग होकर जमीन पर गिर गई। वो एक कटी हुई चीज की तरह जमीन पर फड़फड़ाने लगी, जैसे उसमें अब भी जान बाकी हो। वो किसी जिंदा चीज की तरह हिल रही थी, मुड़ रही थी और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। भोला जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि हर कट के साथ एक नई आत्मा जागती है। उसने बताया कि उसने मुन्नी की परछाई को उसके शरीर से अलग कर दिया है, लेकिन अब वो परछाई और भी खतरनाक हो गई है, क्योंकि अब वो आज़ाद है। मेरे अंदर डर और बढ़ गया। मैंने उससे पूछा कि मेरी परछाई का क्या होगा, क्योंकि वो तो पहले ही मुझसे अलग हो चुकी है। भोला ने मेरी तरफ देखा और इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ डर था। उसने कहा कि मेरी परछाई अलग नहीं हुई है, बल्कि वो मुझे अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। उसने बताया कि जो हम शकल मैंने देखा था, वो मेरी परछाई का अगला रूप है और उसका मकसद है मेरे शरीर पर कब्जा करना, ताकि वो इस दुनिया में रह सके, मुझे अंधेरे में कैद कर दे। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ बिल्कुल मेरी थी। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास मेरा ही हमशक्ल खड़ा था। इस बार वो पहले से ज़्यादा साफ दिख रहा था। उसका चेहरा अब लगभग पूरी तरह मेरे जैसा बन चुका था। उसकी नाक, उसके होठ, उसके चेहरे की बनावट, सब कुछ मेरे जैसा था। बस उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह सफ़ेद थी, जिसमें कोई पुतली नहीं थी। वो धीरे धीरे अंदर आया। भोला ने तुरंत केची उसकी तरफ तान दी, लेकिन उस हमशक्ल ने सिर्फ एक हल्का सा इशारा किया और केची भोला के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अब वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पीछे दीवार थी। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। उसका स्पर्श ऐसा था जैसे कोई ठंडा धुआं मेरे अंदर घुस रहा हो। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है, जैसे मैं ठोस नहीं रहा, बल्कि हवा में घुल रहा हूँ। मेरी सांसें धीमी हो रही थी। मेरी सोच कमज़ोर हो रही थी।
और मेरा शरीर काला पड़ने लगा था। वो मेरी तरफ झुककर बोला कि अब वो थक चुका है नीचे रहकर, अब वो इस दुनिया में जीना चाहता है। उसने कहा कि अब मैं अंधेरे में रहना सीख लूं। मैं धीरे धीरे गायब हो रहा था। तभी अचानक एक और आवाज़ गूंजी। भोला की माँ, जो अब तक छुपी थी, अचानक खड़ी हो गई। उन्होंने जोर से कहा, कैची नहीं, आईना उठाओ। उन्होंने कहा कि उसे उसका असली चेहरा दिखाओ। मैं गायब हो रहा था। मेरे पैरों से शुरू होकर धीरे धीरे मेरे घुटनों तक मेरा शरीर काला पड़ चुका था। वो चमड़ी नहीं थी, वो धुआं था जो धीरे धीरे हवा में घुल रहा था। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। वो परस्सी होते जा रहे थे, जैसा मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा हो। और मेरे सामने खड़ा हुआ हमशक्ल, उसका शरीर अब और भी असली होता जा रहा था। उसके चेहरे पर रंग लौट रहा था। उसकी आंखों में मेरी पहचान उतर रही थी। वो मेरी जिंदगी ले रहा था, मुझे उसकी जगह अंधेरे में धकेल रहा था। तभी बूढ़ी अम्मा की आवाज़ गूंजी कि आईना उठाओ, इससे पहले कि वो पूरी तरह बाहर आ जाए। उसे उसका असली चेहरा दिखाओ। भोला ने तुरंत कोने में रखा एक पुराना आईना उठाया। वो कोई साधारण आईना नहीं था। उसके चारों तरफ अजीब सा ढांचा बना हुआ था, जैसे किसी ने उसे किसी अंधेरी चीज से बांध रखा हो। जैसे ही उस हमशक्ल की नज़र आईने पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। आईने में उसका असली रूप दिखने लगा। वो अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक भयानक बिना चेहरे वाला साया था जो तड़प रहा था। लेकिन वो रुका नहीं। उसने आईने पर हाथ मारा। उसमें दरार पड़ गई। उस दरार से जैसे कुछ रीसने लगा। कमरे का माहौल डरावना हो गया। भोला चिल्लाया कि उसे पकड़कर आईने के अंदर धकेलो, तभी तुम बच सकते हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उसके आर पार निकल गया। वो ठोस नहीं था, लेकिन फिर भी वो मुझे पकड़ सकता था। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे दीवार से दे मारा। उसकी पकड़ में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरे अंदर तक उतर रही थी। उसने मेरे कान के पास आकर कहा, अब मैं बाहर की दुनिया देखूंगा और तुझे अंधेरे में रहना होगा। मुझे महसूस होने लगा कि मैं धीरे धीरे खत्म हो रहा हूँ। तभी मैंने देखा कि मुन्नी, जो बेहोश पड़ी थी, अचानक खड़ी हो गई। लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें बदल चुकी थी और उसका व्यवहार अलग था। उसने आगे बढ़कर भोला के हाथ से कैंची छीन ली। उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, अब आपकी बारी है पापा। भोला डर गया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अब किसी और के नियंत्रण में थी। उसने कैंची चलाई, लेकिन इस बार वार किसी परछाई पर नहीं था। जैसे ही उसने वार किया, भोला दर्द से तड़प उठा। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से कुछ अलग हो गया हो। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया और उसकी ताकत खत्म होने लगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि अब ये खेल रुकने वाला नहीं है और हर कट के साथ चीज़ें और ख़तरनाक होती जाएगी। उन्होंने कहा कि अब किसी को बलिदान देना होगा।
भोला ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा कि अब उसके पास समय नहीं है और अगर वो कुछ नहीं करेगा तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने धीरे से कैंची अपने हाथ में ली और आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसने मुझसे कहा, अपनी परछाई से कभी डरना मत, बल्कि उसके साथ जीना सीख। और फिर उसने कैंची उठाई। भोला के हाथ में पकड़ी हुई कैंची हवा में ठहर गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपना फैसला कर लिया हो। कमरे में हर चीज जैसे रुक गई थी। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर में अब उतनी ताकत नहीं बची थी। मैंने चीखते हुए कहा, ऐसा मत कर, कोई और रास्ता जरूर होगा। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में डर नहीं था, बस एक अंत था। अगले ही पल उसने बिना एक पल गवाए कैंची को अपनी ही परछाई की तरफ घुमा दिया। जैसी ही कैंची चली, एक अजीब सा कंपन पूरे कमरे में फैल गया। ऐसा लगा जैसे दीवारें सांसें ले रही हो। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। भोला अचानक वहीं जम गया। उसका शरीर खड़ा था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। धीरे धीरे उसकी परछाई जमीन से अलग होने लगी। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, उसकी परछाई अब उसकी नहीं रही थी। वो एक अलग ही आकार लेने लगी। उसका रूप विकृत हो रहा था, जैसे किसी ने उसे कई टुकड़ों में काटकर गलत तरीके से जोड़ दिया हो। भोला का शरीर वहीं खड़ा था, बिल्कुल खाली, और उसकी परछाई अब जिंदा थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थी, फिर भी मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रही है। फिर उसने कदम बढ़ाया और हर कदम के साथ जमीन पर एक ठंडी लहर फैल रही थी। मुझे समझ आ गया था, भोला अब नहीं रहा। उसने खुद को इस खेल से बाहर निकाल लिया था, लेकिन जो उसने छोड़ा था वो अब और भी खतरनाक था। तभी अचानक मेरे सामने खड़ा मेरा हमशक्ल हिलने लगा। उसका चेहरा, जो अभी तक मेरे जैसा बन रहा था, अब बिगड़ने लगा, जैसे उसे कोई रोक रहा हो। उसने दर्द में चीखना शुरू किया। उसकी पकड़ मेरी गर्दन से ढीली पड़ गई। मैं नीचे गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। मुझे लगा शायद भोला के बलिदान से कुछ बदल गया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। तभी पीछे से एक साथ कई आवाज गूंजने लगी। कमरे की हर दीवार से, हर कोने से, जैसे सैकड़ों परछाइयाँ एक साथ बोल रही हो। उनकी आवाज़ें एक दूसरे में मिल रही थी, लेकिन एक बात साफ थी, एक गया अब दूसरा आएगा। मैंने डरते हुए चारों तरफ देखा। अब सिर्फ एक नहीं, कई परछाइयाँ दीवारों से अलग होने लगी थी। हर परछाई अलग थी, लेकिन सबकी हरकतें एक जैसी थी। धीरे धीरे वो सब मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे जाने के लिए जगह नहीं थी। तभी मेरी नज़र जमीन पर पड़ी। कैंची अब भी वहीं पड़ी थी, लेकिन अब वो शांत नहीं थी।
वो धीरे धीरे खुद हिल रही थी, जैसे मुझे बुला रही हो। मैंने उसे उठाने से खुद को रोका, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब उसी का खेल है। लेकिन तभी मेरे कान के पास वही आवाज़ आई, मेरी ही आवाज़। उसने कहा, अगर जिंदा रहना है, अगला कट तुम्हें करना होगा। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। नहीं। मैं अब और कुछ नहीं काट सकता था, लेकिन तभी मुन्नी की हल्की सी आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, वो अभी भी ज़मीन पर पड़ी थी, लेकिन उसकी उंगलियां हल्की हल्की हिल रही थी। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, बचा लो। उसकी सांसें कमज़ोर हो रही थी। मेरे सामने अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, या तो मैं कुछ करूं या फिर सब खत्म हो जाएगा। मैंने धीरे धीरे नीचे झुककर कैंची उठाई। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया हो। मेरी नज़र दीवार पर गई। मेरी अपनी परछाई अब वहाँ नहीं थी, वो मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल मेरे जैसी, लेकिन आंखें खाली। वो मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, अब समझ आया खेल कैसा चलता है। मैं पीछे हट गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर बोली, तो भाग नहीं सकता, क्योंकि मैं तू ही हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे हाथ में कैंची काँप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, चल, अब तेरी बारी है। मेरे सामने खड़ी मेरी ही परछाई अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसका हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ जमीन पर नहीं, मेरे अंदर भी उतर रही हो। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जड़ हो चुके थे। उसकी चाल बिल्कुल मेरे जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो जिंदा नहीं, कुछ और हो। उसने मेरे बिल्कुल सामने आकर रुकते हुए मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन उनमें एक अजीब सा खिंचाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अंदर खींच रही हो। मैंने हिम्मत करके कहा, तू क्या चाहता है? वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, जो हमेशा से मेरा था। मेरा गला सूख गया। मैंने पूछा, क्या? उसने बिना देर किए जवाब दिया, तेरा शरीर। मेरे हाथ में पकड़ी कैंची और जोर से कांपने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। तभी अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसी कमरे में नहीं हूँ। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। दीवारें गायब होने लगी और उनकी जगह एक खाली काली जगह ने ले ली। अब मैं अकेला खड़ा था और मेरे सामने मेरी परछाई। बाकी सब गायब हो चुका था। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। ना भोला था, ना मुन्नी, ना वो बूढ़ी अम्मा, बस मैं और वो।
तभी उसने फिर से कहा, अब कोई नहीं आएगा बचाने, अब सिर्फ तू और मैं। मुझे समझ आ गया था कि ये कोई असली जगह नहीं है, ये मेरे दिमाग के अंदर हो रहा है, या शायद मैं ही अब असली दुनिया से बाहर आ चुका था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने कहा, अगर तू मैं ही है तो तू मुझे क्यों खत्म करना चाहता है? वो धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमने लगी। फिर बोली, क्योंकि तू कमजोर है, तू डरता है और तू भागता है, और मैं वो सब हूँ जो तू दबाता रहा। उसकी आवाज़ अब और गहरी हो गई थी। मुझे महसूस हुआ कि वो सिर्फ बात नहीं कर रही, वो मेरे अंदर की हर चीज को जानती है, मेरे हर डर को, हर गलती को, हर वो चीज़ जिसे मैं भूलना चाहता था। तभी अचानक मेरे आसपास अजीब अजीब दृश्य बनने लगे। मैंने खुद को अपने बचपन में देखा। मैं अपने पुराने डर देख रहा था, वो पल जब मैं भागा था, वो गलतियाँ जिन्हें मैं भूल चुका था। सब कुछ मेरे सामने आ रहा था। मैं चिल्लाया, ये सब बंद कर। लेकिन वो रुकी नहीं। उसने कहा, ये तू है और मैं तेरी सच्चाई। मेरा सिर घूमने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या नहीं। तभी उसने मेरे सामने आकर हाथ बढ़ाया। उसने कहा, चल खत्म कर देते हैं ये सब, बस एक काट। मैंने नीचे देखा। कैंची मेरे हाथ में थी, लेकिन अब वो भारी लग रही थी, जैसे वो मुझसे कुछ चाहती हो। मैं समझ गया था, अगर मैंने कट किया तो कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं किया तो शायद मैं ही खत्म हो जाऊंगा। तभी अचानक मुझे मुन्नी की आवाज़ सुनाई दी, बहुत दूर से, जैसे किसी अंधेरे कुएं के अंदर से आ रही हो। उसने कहा, पिताजी वापस आओ। मैं चौंक गया। मैंने इधर उधर देखा। वो आवाज़ फिर आई, आप वहां नहीं हो, आप यहाँ हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सब झूठ है? क्या मैं यहाँ फंस गया हूँ? मैंने अपनी परछाई की तरफ देखा। वह अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया था, जैसे उसे भी कुछ महसूस हुआ हो। मैंने धीरे से कहा, ये असली नहीं है। वो चुप रही। पहली बार वो चुप थी। मुझे समझ आ गया, यही मौका है। मैंने पूरी ताकत से खुद को पीछे खींचा। मैंने आंखें बंद की और मुन्नी की आवाज़ पर ध्यान लगाया। मैंने खुद से कहा, यह मेरा दिमाग है, मैं बाहर जा सकता हूँ। अचानक सब कुछ टूटने लगा। वो काली जगह दरारों में बदल गई। मेरे सामने खड़ी परछाई पीछे हटने लगी। उसने पहली बार गुस्से से कहा, नहीं, तू नहीं जा सकता। मैंने आंखें खोली और मैं वापस उसी कमरे में था। सब कुछ फिर से सामने था। भोला का खाली शरीर, मुन्नी जमीन पर और बाकी परछाइयाँ। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। मेरी नज़र तुरंत जमीन पर गई। मेरी परछाई वो फिर से मेरे नीचे थी, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर नहीं थी। वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई,
बहुत धीमी लेकिन एकदम साफ। तो बच गया अभी के लिए। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी मुझे पता था वह अब भी यहीं है। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने नीचे देखा, मेरी परछाइयाँ फिर से पैरों के नीचे थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी हमेशा होती है। वो हल्की हिल रही थी, जैसे उसमें अपनी खुद की कोई हरकत हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ गया था कि ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब असली सच सामने आने वाला है। मैंने धीरे धीरे कमरे में नज़र दौड़ाई। भोला का शरीर अब भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल खाली, जैसे उसके अंदर कुछ भी बाकी ना हो। मुन्नी अब भी ज़मीन पर पड़ी थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी और यही एक उम्मीद थी कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। तभी अचानक मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। मेरे आसपास जो बाकी परछाइयाँ थी वो सब धीरे धीरे मेरी तरफ खिसकने लगी, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था, बल्कि जैसे वो मुझे पहचान रही हो, जैसे वो मुझे अपना मान रही हो। मेरा गला सूख गया। मैंने खुद से सवाल किया, आखिर असली कौन है, मैं या वो जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने खड़ा था? तभी अचानक मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा, जैसे कोई पुरानी याद वापस आ गई हो। मुझे वो पल याद आया जब मैंने पहली बार अपनी परछाई को अलग होते देखा था। उस पल के बाद से जो कुछ भी हुआ, क्या वो सब सच था या फिर मैं उसी समय अपनी असली दुनिया से कट चुका था? मेरे पैर कांपने लगे। मैंने नीचे देखा। मेरी परछाई अब मेरे हर कदम से पहले हिल रही थी। मैंने अपना हाथ उठाया, लेकिन उससे पहले ही परछाई ने हाथ उठा लिया। मेरी सांसें रुक गई। इसका मतलब साफ था, अब मैं कंट्रोल में नहीं था। तभी पीछे से वही आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार वो और साफ थी और बहुत करीब थी। उसने कहा, अब समझ आया। मैं धीरे धीरे मुड़ा और इस बार मैंने उसे देखा। वो मैं ही था, लेकिन इस बार वो पूरी तरह असली लग रहा था। उसकी आंखों में वही भाव थे जो पहले मेरी आंखों में थे, डर, गुस्सा और जीने की इच्छा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो शुरू से ही असली नहीं था, तू तो बस एक हिस्सा था जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, इसका क्या मतलब? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब तूने पहली बार अपनी परछाई को देखा था, उसी पल हम बदल चुके थे। तो उस समय ही इस तरफ आ गया था और मैं तेरी जगह ले चुका था। मेरे दिमाग में जैसे सब कुछ टूट गया। जो कुछ मैं अब तक सच मान रहा था, वो सब झूठ था। मैं असली नहीं था, मैं खुद एक परछाई था। तभी मेरे आसपास खड़ी बाकी परछाइयाँ एक साथ हिलने लगी, जैसे वो इस सच को स्वीकार कर रही हो, जैसे वो मुझे अपने जैसा मान रही हो। मैंने खुद को देखा। मेरे हाथ अब धीरे धीरे काले पड़ने लगे थे। मेरा शरीर फिर से
उसी अंधेरे में बदल रहा था जिससे मैं अभी थोड़ी देर पहले बाहर आया था। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं असली हूँ, मैं ही रवि हूँ। लेकिन मेरी आवाज़ अब वैसी नहीं थी। वो भारी हो गई थी, खाली, जैसे उसमें कोई जान नहीं बची हो। सामने खड़े उस असली रवि ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। उसने कहा, हर बार यही होता है। जो सच को देखने की कोशिश करता है वो अपनी जगह खो देता है, और जो अंधेरे को अपना लेता है वही असली बन जाता है। उसने धीरे से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। इस बार उसका स्पर्श ठंडा नहीं था, बल्कि बिल्कुल वैसा था जैसे इंसान का होता है। उसने कहा, अब तेरी जगह यही है, इनके साथ, और मेरी जगह वहाँ है, रोशनी में। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन अब मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मेरे आसपास की सारी परछाइयाँ मेरे और करीब आ गई। उन्होंने मुझे घेर लिया। उनका अंधेरा मेरे अंदर उतरने लगा। मैंने आखिरी बार मुन्नी की तरफ देखा। वो अब धीरे धीरे उठ रही थी और उसकी नज़र सीधे उस असली रवि पर थी जो अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। मैंने समझ लिया, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं धीरे धीरे उस अंधेरे में डूबता चला गया और मेरी जगह कोई और लेने वाला था। रवि अब ज़मीन पर नहीं था, कम से कम वैसे नहीं जैसे एक इंसान होता है। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर हल्का होता जा रहा है, जैसे वो खुद धुआं बन चुका हो। उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, लेकिन यह साधारण अंधेरा नहीं था, यह जिंदा था। हर तरफ हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे हजारों आवाज़ें एक साथ कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द पूरे ना बन पा रहे हो। रवि ने नीचे देखने की कोशिश की, पर उसे अपने पैर तक नहीं दिखाई दे रहे थे। उसने अपने हाथ उठाने चाहे, लेकिन उसके हाथ भी सिर्फ एक परछाई बन चुके थे। उसी पल उसे समझ आ गया, अब वो खुद एक साया बन चुका है। अचानक उसके सामने धीरे धीरे रोशनी का एक टुकड़ा उभरा और उस रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। वो भोला था, या शायद उसकी परछाई। उसका चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो इस अंधेरे का हिस्सा बन चुका हो। भोला ने रवि की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अब तू समझ गया ना असली दुनिया कौन सी है? रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसके अंदर सिर्फ डर था और पछतावा। भोला आगे बढ़ा और बोला, हम लोग सोचते हैं कि हम परछाई को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन सच ये है कि हम खुद उनके साथ बंधे हुए हैं। जब वो अलग होती है तब असली खेल शुरू होता है। रवि ने घबरा कर पूछा, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरा शरीर। भोला हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। शरीर, उसने कहा, अब वो तेरा नहीं रहा। जिस पल तूने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया था, उसी पल तेरी जगह किसी और ने ले ली थी। तभी अचानक अंधेरे में हलचल हुई। चारों तरफ से कई परछाइयां उभरने लगी।
कुछ इंसानों जैसी, कुछ जानवरों जैसी, और कुछ तो इतनी अजीब थी कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। वो सब धीरे धीरे रवि के करीब आने लगी। उनमें से एक परछाई बाकी सबसे अलग थी। वो बिल्कुल रवि जैसी दिख रही थी, वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। वो आगे बढ़ी और बोली, तो यहाँ क्यों आया है? रवि ने कांपते हुए कहा, ये मेरा शरीर है, तुम कौन हो? वो परछाई और जोर से हंस पड़ी। मैं वही हूँ जो तू हमेशा से था, बस मैं बाहर हूँ और तू अंदर। यह सुनकर रवि का दिमाग घूम गया। उसे याद आने लगा वो हर डर, हर गुस्सा, हर बुरा ख्याल जिसे वो दबाता रहा, वही सब अब इस परछाई का हिस्सा बन चुका था। तभी अचानक दूर से मुन्नी की आवाज गूंजी। पिताजी। वो आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। रवि ने तुरंत उस दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा और गहरा हो गया। भोला ने धीमे से कहा, अगर तू अभी भी किसी को बचा सकता है तो यही वक्त है, लेकिन याद रख, हर कोशिश की एक कीमत होती है। रवि ने बिना सोचे उस आवाज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, परछाइयाँ उसे रोकने लगी। कोई उसके पैरों को पकड़ रहा था, कोई उसके कंधों को, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। अचानक उसके सामने एक दरवाज़ा दिखाई दिया, काला, टूटा हुआ, और उस पर अजीब निशान बने हुए थे। दरवाजे के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। रवि ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, पीछे से उसकी ही परछाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। उसने धीरे से कहा, अगर तू ये दरवाजा खोलता है तो वापस नहीं आ पाएगा। रवि कुछ पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसे मुन्नी की आवाज़ फिर से सुनाई दी। उसने आंखें बंद की और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक तेज रोशनी फैली और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। रवि ने खुद को फिर से उसी कमरे में पाया जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, लेकिन अब सब कुछ अलग था। दीवारें काली थी, हवा भारी थी, और सामने खड़ी थी बूढ़ी अम्मा। उसके हाथ में वही कैंची थी और उसकी आंखें सीधा रवि को घूर रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तू वापस आ गया, अच्छा किया। अब आखिरी खेल बाकी है। रवि ने इधर उधर देखा। जमीन पर मुन्नी पड़ी थी, बिल्कुल निश्चल, और उसके पास खड़ी थी उसकी परछाई, जो अब पूरी तरह जिंदा लग रही थी। बूढ़ी अम्मा ने धीरे धीरे कैंची उठाई और बोली, अब फैसला कर, एक और कट और सब खत्म। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन एक बात साफ थी, अब जो भी होगा वो आखिरी होगा। रवि की सांसें तेज हो चुकी थी। उसके सामने 3 चीजें थी। जमीन पर पड़ी मुन्नी, उसके पास खड़ी उसकी जिंदा परछाई, और सामने खड़ी बूढ़ी अम्मा, जिसके हाथ में वो खून से सनी हुई कैंची चमक रही थी। कमरे की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन वो अंधेरा
अब स्थिर नहीं था। वो हिल रहा था, जैसे दीवारों से रिसकर धीरे धीरे कमरे में फैल रहा हो। रवि को महसूस हो रहा था कि यह आखिरी पल है। अब जो भी फैसला वो करेगा वही सब कुछ तय करेगा। बूढ़ी अम्मा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बोली, हर कहानी का अंत एक कट से होता है और ये आखिरी कट सब कुछ तय करेगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो इस पल का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रही हो। रवि ने कांपते हुए पूछा, अगर मैं ये कट कर दूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। ठीक, उसने कहा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होता, बस बदल जाता है। रवि का दिल डूब गया। उसने मुन्नी की तरफ देखा। उसका शरीर बिल्कुल शांत पड़ा था, लेकिन उसकी परछाई धीरे धीरे सांस ले रही थी। वो अब सिर्फ एक साया नहीं थी, वो एक जिंदा चीज बन चुकी थी। उसने रवि की तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर तुमने मुझे काटा तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं काटा तो मैं उसकी जगह ले लूंगी। उसकी आवाज में मासूमियत भी थी और खतरा भी। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसने कैंची उठाई। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके दिमाग में हजारों यादें एक साथ घूमने लगी। उसका बचपन, उसकी माँ, उसके पिता, गांव और वो सारे पल जिन्हें वो कभी खोना नहीं चाहता था। लेकिन उन्हीं यादों के बीच डर भी था, गुस्सा भी, और वो अंधेरा भी जिसे वो हमेशा छिपाता रहा। उसे समझ आ गया, ये लड़ाई बाहर की नहीं है, ये उसके अंदर की है। अचानक उसे भोला की आवाज याद आई, डर ही उनकी ताकत है। रवि ने गहरी सांस ली। उसने बूढ़ी अम्मा की तरफ देखा, फिर मुन्नी की परछाई की तरफ, और फिर खुद की तरफ। उसी पल उसे एक बात समझ आ गई, जो अब तक किसी को समझ नहीं आई थी। उसने धीरे धीरे कहा, गलती परछाई की नहीं है। बूढ़ी अम्मा की मुस्कान अचानक रुक गई। रवि ने आगे कहा, गलती हमारी है। हम ही उन्हें बनाते हैं, अपने डर से, अपने अंधेरे से। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया और फिर रवि ने कैंची उठाई, लेकिन इस बार उसने ना मुन्नी की परछाई पर वार किया, ना खुद पर। उसने सीधे बूढ़ी अम्मा की परछाई पर कट मार दिया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, फिर एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि दीवारें हिल गई, छत से धूल गिरने लगी और पूरा कमरा टूटने लगा। बूढ़ी अम्मा जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें फैल गई। उसने अपनी परछाई देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी परछाई अब आधी कट चुकी थी और धीरे धीरे गायब हो रही थी। नहीं नहीं, उसने दर्द में कराहते हुए कहा, ये कैसे है, ये कैसे है? उसकी आवाज टूटने लगी। मैं तो अंधेरा हूं। रवि ने शांत होकर जवाब दिया, नहीं, तू सिर्फ एक साया है, और हर साया किसी ना किसी से बंधा होता है। जैसे ही उसकी परछाई पूरी तरह खत्म हुई, बूढ़ी अम्मा का शरीर राख बनकर जमीन पर बिखर गया। अचानक कमरे की तरफ हवा हल्की हो गई। अंधेरा पीछे हटने लगा। दीवारें सामान्य होने लगी और उसी पल मुन्नी ने धीरे धीरे आंखें खोल दी।
उसकी सांस वापस आ चुकी थी। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, उसकी अपनी परछाई वहाँ नहीं थी। उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा, माथे पर पसीना आ गया। उसने घबराकर चारों तरफ देखा और फिर दीवार पर नजर पड़ी। वहाँ एक परछाई खड़ी थी जो बिल्कुल रवि जैसी थी, लेकिन वो उसकी हरकतों को फॉलो नहीं कर रही थी। धीरे धीरे उस परछाई ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराई। रवि के पैर जम गए। उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी। तो जीत गया, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं आजाद हूँ। कमरे में फिर से ठंडी हवा चलने लगी। मुन्नी ने डरकर रवि का हाथ पकड़ लिया, लेकिन रवि कुछ बोल नहीं पाया। वो सिर्फ दीवार को देख रहा था, जहाँ उसकी परछाई अब उसकी नहीं थी। और इस बार वो भागी नहीं, वो रुकी नहीं, जैसे किसी खेल का इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, याद रखना, परछाई हमेशा तुम्हारे साथ होती है, लेकिन जिस दिन वो तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो समझ जाना तुमने खुद को खो दिया है।